ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई है। शादी एक इश्क की शुरुआत का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 25। इससे पहले के सारे एपिसोड्स मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो जिसने अभी तक नहीं सुने हैं पहले उनको सुन ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। रात के वक्त काव्या के हाथ लगातार लैपटॉप के कीबोर्ड पर चल रहे थे, लेकिन उसी वक्त उसे किसी के आने की आहट आती है। वो तुरंत लैपटॉप को बंद करके साइड टेबल पर रख देती है। इतना करते ही वो अच्छे से बैठकर दरवाजे की तरफ देखती है। दरवाज़ा खोलकर आदित्य अंदर आता है। उसके आते ही काव्या के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। आदित्य एक नज़र काव्या को देखता है और सीधे वॉशरूम चला जाता है। आदित्य का ऐसा रिएक्शन देखकर काव्या का मुंह बन जाता है। कुछ ही देर में आदित्य बाहर आता है, फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं। आदित्य के लेटते ही काव्या उससे लिपट जाती है। आदित्य काव्या के माथे को चूमकर आंखें बंद कर लेता है। काव्या आदित्य के सीने में सिर रखकर खोए हुए कहती है, मिस्टर हस्बैंड, अगर मैं आपसे कुछ छुपाऊं तो क्या आप बुरा मान जाएंगे? आदित्य आंखें खोलकर काव्या को देखता है, जो बैल्कनी की तरफ नजरें डालकर उससे बात कर रही थी। आदित्य काव्या को अपने ऊपर करता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? काव्या तुरंत हड़बड़ाते हुए आदित्य से नजरें हटाकर कहती है, ना नहीं तो, मैं तो बस पूछ रही हूँ। अगर मैं ऐसा करूँगी तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? डांटेंगे तो नहीं या गुस्सा तो नहीं करेंगे? आदित्य गौर से काव्या के चेहरे को देखता है। काव्या के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि काव्या कुछ छुपा रही है। काफ़ी देर तक काव्या आदित्य से आंखें नहीं मिलाती तो आदित्य काव्या को पलटकर सीधा उसके होठों को चूमने लगता है। काव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। आदित्य आंखें बंद करके बहुत ही सॉफ्टली काव्या को किस करने लगता है। काव्या की आंखें भी बंद हो जाती हैं और वो भी आदित्य का साथ देते हुए उसे किस करने लगती है। दोनों की किस वक्त के साथ डीप होने लगती है। करीब आधे घंटे तक किस करते रहने के बाद आदित्य काव्या के होठों को छोड़कर उसे देखने लगता है। काव्या भी आदित्य को देखती है। आदित्य काव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, कुछ भी करना लेकिन सोच समझ कर। मैं तुम्हें बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगा कि तुम सब कुछ मुझे बताओ, लेकिन जो भी करोगी तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मुझे ये पता चला तो मैं तुम्हें डांटूंगा भी, नाराज़ भी हो जाऊंगा और तुम पर गुस्सा भी करूंगा। काव्या के चेहरे पर एकदम से परेशानी छलक उठती है। वो परेशानी को छिपाने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें बंद करके आदित्य की पीठ पर अपने हाथ कस लेती है। आदित्य काव्या की दोनों पलकों को चूमकर कहता है, आई ट्रस्ट यू वाइफी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। ये सुनते ही काव्या अपनी आंखें कसकर मींच लेती है। काव्या का रिएक्शन देखकर आदित्य समझ जाता है कि काव्या ज़रूर ही कुछ ऐसा छुपा रही है जो उसके लिए खतरा है। ये समझते ही आदित्य का चेहरा डार्क हो जाता है। वो जल्दी से उसके ऊपर से हटकर सीधे कमरे से निकल जाता है। काव्या आंखें खोलकर देखती है तो आदित्य जा चुका था। काव्या जल्दी से अपना फ़ोन लेकर कॉल करती है। उधर से कॉल रिसीव होते ही काव्या कहती है, इमीडिएटली मुझे रिजल्ट चाहिए। उधर से परेशानी भरी आवाज़ आती है, मैम यू नो इट्स इम्पॉसिबल। हम कोशिश कर रहे हैं पर आपके बिना यहाँ बात आगे ही नहीं बढ़ रही। काव्या तुरंत जवाब देती है, तुम भी जानते हो कि मैं वहाँ नहीं जा सकती। उधर से अब कोई जवाब नहीं आता। काव्या एक सख्त लफ्ज़ में कहती है, इन्फॉर्मेशन बाहर किसी भी हाल में लीक नहीं होनी चाहिए। उधर से जवाब आता है, यस मैम। काव्या कॉल कट करके टेबल पर रख देती है। इधर आदित्य कॉल पर, स्पीक। उधर से आवाज़ आती है, आई एम सॉरी सर, मैम का लैपटॉप और फ़ोन दोनों ही हाईली सिक्योर हैं। हम इतनी जल्दी हैक नहीं कर सकते, कुछ टाइम दीजिए, हम तब तक कर लेंगे। आदित्य सख्त आवाज़ में कहता है, जो करना है जल्दी करो। इतना बोलते ही आदित्य कॉल कट करता है। काव्या कमरे में आदित्य के आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी आदित्य कमरे में आता है और सीधे बेड पर जाकर लेट जाता है। काव्या उसे देखने लगती है कि आदित्य काव्या को कमर से खींचकर करीब कर लेता है। काव्या बस उसे देखती रहती है। आदित्य आंखें बंद करके ही कहता है, इतना मत देखो वाइफी, वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा, फिर तुम्हें ही भारी पड़ेगा। ये सुनते ही काव्या को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि उसे लगा था कि आदित्य उससे गुस्सा है। काव्या आदित्य से लिपटकर मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर में काव्या सो जाती है।
आदित्य आंखें खोलकर काव्या को देखता है, फिर उसका फ़ोन और लैपटॉप को ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन पासवर्ड उसे पता नहीं था। कुछ पासवर्ड ट्राई करके भी लॉक ओपन नहीं होता, तो आदित्य हार मानकर लैपटॉप और फ़ोन दोनों को रख देता है और लेटकर काव्या को देखते हुए मन ही मन कहता है, प्लीज़ वाइफी, डोंट डू दिस। तुम्हें अच्छे से पता है मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी पाऊंगा, फिर भी ऐसे खतरे मोल लेती हो जो तुम्हारी जान पर आ जाते हैं। अगली सुबह ऑफिस में आदित्य परेशान होकर चेयर पर बैठा हुआ था। उसे बार बार काव्या की बातें और रिएक्शंस याद आ रहे थे, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था। कुछ सोचते हुए वो माया को कॉल करता है। कुछ ही पलों में माया कॉल रिसीव करती है। आदित्य तुरंत इंस्ट्रक्शंस देता है, नाउ गो टू माई रूम एंड चेक वॉट वाइफी इज़ डूइंग। और याद रहे, उसे पता नहीं चलना चाहिए। इतना बोलते ही कॉल कट करता है। कुछ देर बाद माया का कॉल आता है। आदित्य तुरंत रिसीव करके फ़ोन को कान पर रखता है। उधर से माया कहती है, सर, मैम लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रही हैं। उनका फेस बहुत ज़्यादा सीरियस है एंड हैरानी की बात यह है कि किसी के आते ही मैम तुरंत लैपटॉप बंद कर देती हैं। आदित्य ओके बोलकर कॉल कट करता है। आदित्य लैपटॉप की स्क्रीन पर देखता है जहां उसके कमरे का सीसीटीवी फुटेज बंद पड़ा था। मतलब जाहिर सी बात थी कि किसी ने कैमरे को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इधर तिरुपति में पूजा के लिए सारी तैयारियों के साथ अरुणी देवी मंदिर के पवित्र पानी की तरफ बढ़ रही थी। पृथ्वीराज पहले से ही पानी के पास उपस्थित थे। विशाखा और मायावती अरुणी देवी के कुछ दूरी पर थे। अरुणी देवी जा ही रही थी कि तभी उन्हें कोई धक्का देता है। धक्के के साथ ही गन की एक तेज आवाज़ पूरे मंदिर में फैल जाती है। इस वजह से हर तरफ हलचल मच जाती है। अरुणी देवी को पृथ्वीराज संभाल लेते हैं। सबकी नज़र सामने जाती है जहां प्रीत के सीने पर गोली लगी थी और वो ज़मीन पर गिरी हुई तड़प रही थी। ये देखकर अरुणी देवी जल्दी से उसके पास जाती है और बॉडीगार्ड को तुरंत उठाने के लिए कहती हैं। पृथ्वीराज उस शूटर को खोजने का इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अब सब लोग हॉस्पिटल में मौजूद थे। प्रीत को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया जाता है। एक नर्स बाहर आकर कहती है, पेशेंट का ब्लड काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया, उन्हें ए पॉजिटिव ब्लड चाहिए। अरुणी देवी तुरंत आगे आकर कहती हैं, हमारा ओ पॉजिटिव ब्लड है। नर्स अरुणी देवी को लेकर जाती है। कुछ ही देर में प्रीत का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। अरुणी देवी लगातार ऑपरेशन थिएटर की ओर देख रही थी। उन्हें बार बार प्रीत का बचाना याद आ रहा था। अगर प्रीत बीच में नहीं आती तो वो गोली सीधा अरुणी देवी पर चलने वाली थी। करीब 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन अब तक दरवाज़ा नहीं खुलता। प्रलय सिंह, शंकर और नीलिमा लगभग दौड़कर ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें प्रीत के असिस्टेंट ने ये इन्फॉर्मेशन दी थी। नीलिमा सीधे विशाखा के पास जाकर घबराते हुए कहती हैं, विश, मेरी बच्ची कैसी है? उसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई ना? विशाखा एक नज़र अरुणी देवी को देखती है, फिर नीलिमा को संभालते हुए कहती है, नीला, तुम चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। प्रलय सिंह और शंकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ देख रहे थे। करीब 1 घंटा बीत जाने के बाद डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, अच्छा हुआ आप लोग उन्हें जल्दी लेकर आए, वरना थोड़ी भी देर होती तो उनकी जान जा सकती थी। अब घबराने की कोई बात नहीं है, पेशेंट बिल्कुल ठीक है। शंकर तुरंत कहते हैं, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? डॉक्टर जवाब में कहते हैं, जी अभी नहीं मिल सकते, पेशेंट को जब वार्ड में शिफ्ट कर देंगे तब आप मिल सकते हैं। इतना बोलते ही डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। अब सभी की नज़र अरुणी देवी पर टिक जाती है, जो अब तक ऑपरेशन थिएटर की तरफ देख रही थी। कुछ देर तक वो वैसी ही देखती रहती हैं, फिर बिना किसी पर ध्यान दिए वो सीधे वहाँ से चली जाती हैं। विशाखा नीलिमा को देखकर कहती है, अपना ख्याल रखना नीला। इतना बोलते ही वो उठ जाती हैं। पृथ्वीराज, विशाखा और मायावती भी वहाँ से चले जाते हैं। कार चल रही थी और अरुणी देवी सीट पर टिककर आंखें बंद की हुई थी। उनके कानों में बार बार डॉक्टर की कही बातें गूंज रही थीं कि अगर थोड़ी देर भी हुई होती तो उनकी जान जा सकती थी। सभी होटल पहुंच जाते हैं। अरुणी देवी बिना कुछ कहे ही सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। पृथ्वीराज, विशाखा और मायावती भी अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। अरुणी देवी सोफे पर काफ़ी शांति से आंखें बंद किए हुए बैठी थी। उनकी आंखों के सामने एक धुंधला सा मंजर दिख रहा था, जिसमें एक लड़की चीख चीख कर कह रही थी, तुम राठौरों की वजह से मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया, नफरत है मुझे तुम्हारे खानदान से। उसके साथ ही उनके सामने एक पागलपन नजर आ रहा था। एक लड़का अपने सामने खड़े लड़के पर चिल्लाते हुए कह रहा था,
प्रबल, आरू मेरी पत्नी है, तू उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है? सामने खड़ा लड़का यानी प्रबल जुनूनियत से कहता है, मुझे तेरी पत्नी से ही मोहब्बत हो गई। तू सोच नहीं सकता, जब से मैंने उसे देखा है बस उसे ही पाने की चाहत है। वो इतना ही बोलता है कि उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है और एक गुस्से भरी आवाज आती है, तेरा दिमाग खराब है, अरे कुछ तो शर्म कर, तेरी पत्नी है, बच्चे हैं। प्रबल हंसने लगता है। वो हंसते हुए कहता है, अरे तू भी ना यार, तुझे तो अच्छे से पता है मेरी शादी जबरदस्ती की और मुझे अपनी पत्नी से कोई मतलब नहीं है। उसे पत्नी का हक चाहिए था तो मैंने दे दिया, माँ को बच्चे देखने की इच्छा थी तो मैंने दे दिए, पर मेरी चाहत सिर्फ तेरी पत्नी है। ये सुनते ही सामने खड़ा लड़का उसे बुरी तरह से मारने लगता है। दोनों के बीच की लड़ाई एक लड़की देख रही थी। अचानक से प्रबल उस लड़के को धक्का देकर गन निकाल कर कहता है, जब तक तू है तब तक तेरी पत्नी मेरी कभी नहीं हो सकती, अगर तू ही ना रहा तो। इतना बोलते ही वो गोली चला देता है। गोली सीधे जाकर सामने वाले लड़के के सीने पर लगती है। उसी वक्त एक तेज चिल्लाने की आवाज आती है, वीरेंद्र जी। प्रबल सारी गोलियां एक एक करके वीरेंद्र के सीने में उतार देता है। एक लड़की भागकर वीरेंद्र के पास जाकर बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, वीरेंद्र जी आपको क्या हो गया, प्लीज उठिए ना। वीरेंद्र अपनी थमती सांसों को संभाल कर कहते हैं, आई एम सॉरी आरू, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर जीने का वचन पूरा नहीं कर पाया। इतना बोलते ही उनकी सांसें थम जाती हैं। आरू यानी कि अरुणी देवी रोते हुए वीरेंद्र के गले लग जाती हैं। वहीं ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि प्रबल ने वीरेंद्र को मार दिया। प्रयागराज यानी कि प्रीत के दादाजी उसी वक्त वहां पहुंच जाते हैं और प्रबल को पीटते हुए हवालात में बंद करवा देते हैं। राठौर परिवार का हर एक सदस्य अरुणी देवी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी अरुणी देवी जोर से चिल्लाती हैं, रुक जाइए सब, यहाँ आकर मुझे तसल्ली देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम राठौरों की वजह से मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। मुझे नफरत है तुम्हारे इस खानदान से। दूर रहिए मुझसे और मेरे परिवार से। आज से हमारे परिवार के बीच ना तो कोई रिश्ता होगा और ना ही कभी मैं बनने दूंगी। अगर कोई रिश्ता होगा तो वो सिर्फ दुश्मनी का रिश्ता होगा, सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी का। इतना बोलते ही वो फिर एक बार रोते हुए वीरेंद्र के गले लग जाती हैं। पूरा राठौर परिवार शर्मिंदा हुए बस अरुणी देवी को देख रहे थे। दर्द के इस मंजर को याद करते ही अरुणी देवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आंसू गालों से होते हुए टपकते ही जा रहे थे। रात के वक्त काव्या बेड पर बैठी परेशान थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि आदित्य ने उसके सिस्टम को हैक करवाकर सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। काव्या अपने आप से, आज तो तू गई काव्या, देख लेना आते ही भड़क जाएंगे। वो इतना ही बोलती है कि कमरे का दरवाज़ा काफ़ी तेज़ आवाज़ में खुलता है। काव्या डर से पीछे होने लगती है। आदित्य बहुत ज़्यादा गुस्से में दरवाजे को बंद करके काव्या की तरफ बढ़ता है और उसके सामने कुछ पेपर्स को फेंककर गुस्से से कहता है, हाउ कैन यू डू दिस वाइफी। काव्या डरते हुए बस आदित्य को देखती रहती है। आदित्य काव्या के पास जाकर जोर से कंधे को पकड़कर कहता है, तुम्हें पता भी है इससे तुम्हें कितना बड़ा खतरा हो सकता है। काव्या जल्दी से रोने जैसी सूरत बना लेती है। ये देखकर आदित्य काव्या के कंधे को छोड़ देता है। काव्या एकदम से आदित्य से लिपटकर रोने लगती है। आदित्य काव्या को घूर कर देखने लगता है। वैसे तो उसे अच्छे से पता था कि काव्या उसकी डांट से बचने के लिए रोने का नाटक कर रही थी। हमेशा एक ही तरीका काम नहीं आने वाला वाइफी। काव्या आदित्य से अलग होकर देखने लगती है। आदित्य काव्या के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, अपने ये झूठे आंसू बहाकर मुझे मनाने की कोशिश करना कोई फ़ायदा नहीं है। काव्या तुरंत कहती है, आपने मुझे झूठी कहा। इस पर आदित्य काव्या को नज़रअंदाज करके वॉशरूम चला जाता है। काव्या अपने सिर को पीट कर कहती है, लो मेरे पिया तो नाराज़ हो गए, अब मनाना पड़ेगा वरना मुझे ही भारी पड़ेगा। आदित्य वॉशरूम से बाहर आता है। डिनर के बाद आदित्य काव्या को पूरी तरह से इग्नोर करके सोफे पर काम करने लगता है। काव्या लगातार आदित्य को देख रही थी। रात के 12 बज जाते हैं लेकिन काव्या आदित्य को ही देखती रहती है। आदित्य लैपटॉप बंद करके बेड पर काव्या की पीठ करके लेट जाता है। इस पर काव्या का बुरा सा मुंह बन जाता है। वो खिसकते हुए आदित्य को पीछे से हग करके धीमी आवाज़ में कहती है, मिस्टर हस्बैंड सुनिए ना। आदित्य कोई जवाब नहीं देता, वैसा का वैसा ही रहता है। मेरी बात सुनिए तो सही। काव्या के फिर से बोलने पर भी आदित्य कोई रिएक्ट नहीं करता। काव्या उसके ऊपर चढ़कर उसके आगे आ जाती है और उसके चेहरे को देखती है जो बिल्कुल शांत था और उसकी आंखें बंद थीं। काव्या आदित्य के चेहरे पर हाथ मूव करते हुए कहती है, आई एम सॉरी,
काव्य आदित्य की नाक और होठों पर हाथ फेरती रहती है, लेकिन आदित्य अब भी रिएक्ट नहीं करता। काव्य अब आगे बढ़कर उसके चेहरे को चूमने लगती है, फिर आदित्य के होठों की तरफ बढ़कर उसे किस करने लगती है। आदित्य अब भी कोई रिएक्ट नहीं करता। करीब 1 घंटा बीत जाता है। काव्या बस आदित्य को किस करते रहती है, लेकिन आदित्य कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। हार मानकर काव्या उठकर बैठ जाती है और लगातार आदित्य को देखती रहती है। काव्या मायूस होकर आदित्य के ऊपर लेट जाती है। कुछ ही देर में वो नींद की आगोश में चली जाती है। उसके सोते ही आदित्य धीरे से काव्या को साइड में लिटाकर कंबल से अच्छी तरह से कवर करता है और उसके माथे को चूमकर उसे बाहों में भर लेता है। अगली सुबह आदित्य उठकर काव्या को गोद में उठाकर वॉशरूम लेकर चला जाता है। काव्या अब तक सोई हुई थी। पानी का एहसास होते ही उसकी आंखें खुल जाती हैं। आंख खुलते ही उसे आदित्य दिखता है जो उसे नहला रहा था। काव्या खुद को देखती है जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। ये देखते ही काव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। वैसे तो जब से काव्या को चोट लगी थी तब से आदित्य ही उसे नहलाता, लेकिन फिर भी काव्या को इन सब से बहुत ज़्यादा शर्म आती थी। आदित्य काव्या को अच्छे से नहलाकर साड़ी पहनाता है, फिर उसे कमरे में पहुंचाकर खुद वॉशरूम में घुस जाता है। कुछ ही देर में आदित्य रेडी होकर बाहर आता है और काव्या के साथ ब्रेकफास्ट करता है। इस बीच आदित्य ने एक बार भी काव्या को नहीं देखा था। काव्या को मेडिसिन देकर आदित्य अब जाने लगता है कि काव्या उसका हाथ पकड़ लेती है, पर आदित्य पीछे नहीं मुड़ता, बस वैसा ही खड़ा रहता है। काव्या बहुत ज़्यादा सीरियस होकर कहती है, पापा के सपने को पूरा करने के लिए मैंने ये सब किया। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं उनकी कंपनी को संभालूं। मैं नहीं चाहती थी आप पर मैं कोई प्रेशर डालूं। पापा के जाने के बाद मैंने ही किसी को खबर ना हो इसका ध्यान देकर उनकी कंपनी को संभाला, पर अब मेरी कंपनी को कोई नीरज चोपड़ा मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है। उसने तो ये भी कह दिया कि कंपनी का सीईओ मर चुका है, उसे संभालने के लिए कोई नहीं है। इस वजह से मुझे अब काफ़ी सारी मीटिंग्स अटेंड करने के साथ ही सारे शेयर होल्डर्स को लेटर लिखना पड़ रहा है। मेरा आपको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। आप हमेशा ही अपने ऑफिस में उलझे होते हैं, इस वजह से मैंने ये आपको बताना नहीं ज़रूरी नहीं समझा। इतना बोलते ही काव्या आदित्य को लगातार देखती रहती है। आदित्य पीछे मुड़कर काव्या के पास बैठ जाता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर आंखों में देखते हुए कहता है, ये ज़िंदगी मैंने सिर्फ तुम्हारे नाम कर दी है। तुम्हें कुछ हो जाए तो मेरी ज़िंदगी भी खत्म हो जाएगी। तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हारे दुख दर्द परेशानी सब कुछ मेरा है। अगर तुम मुझसे ये सब छुपाओगी तो फिर किसे बताओगी। काव्या आदित्य की आंखों में जुनूनियत से भरा प्यार देख पा रही थी। आदित्य काव्या के माथे को चूमकर कहता है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम बस आराम करो। काव्या एकदम से कहती है, पर आप। बीच में ही आदित्य काव्या के होठों पर अपनी उंगली रखकर चुप करवा देता है और कहता है, मैं तुमसे कोई हक नहीं छीन रहा, पर इस वक्त तुम्हारे हाथ को और तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। तब तक नीरज चोपड़ा का चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। काव्या मुस्कुराते हुए आदित्य के गले लगकर कहती है, आई लव यू। जवाब में आदित्य कहता है, आई ऑल्सो लव यू सो मच वाइफी। इधर तिरुपति में हॉस्पिटल में प्रीत होश में आ चुकी थी। नीलिमा उसके होश में आते ही गले लग जाती हैं। प्रीत पहले थोड़ी हैरान हो जाती है, फिर वो कमरे को देखती है तो उसे समझते देर नहीं लगती कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। नीलिमा प्रीत से अलग होकर कहती है, बच्चा आप ठीक तो है ना, आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। प्रीत ना में सिर हिला देती है। वो इतना ही बोलती है कि उसे मंदिर में हुई घटना याद आती है। प्रीत मंदिर में पूजा करने के बाद पूरे मंदिर की संस्कृति को अपने कैमरे में कैद कर रही थी। तभी उसकी नज़र एक शूटर पर पड़ती है। प्रीत कैमरे को अपने सामने से हटाकर शूटर की गन पॉइंट की तरफ देखती है। उसकी नज़र सीधे अरुणी देवी पर चली जाती है। उन्हें देखते ही प्रीत उस तरफ भागती है। उसे भागता देख उसकी असिस्टेंट को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो भी उसके पीछे भागते हुए जाने लगती है। शूटर की उंगली ट्रिगर पर थी। प्रीत जल्दी से अरुणी देवी को धक्का देती है। इसी बीच शूटर ट्रिगर को दबा देता है, जिससे प्रीत को हटने का मौका तक नहीं मिलता और सीधा गोली उसके सीने पर लग जाती है। गोली लगते ही प्रीत धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाती है। ये सब कुछ याद करते ही प्रीत परेशान सी पूछती है, माँ, अर्जुन की दादी कैसी हैं? उन्हें चोट तो नहीं आई ना? मैंने उन्हें अचानक धक्का दे दिया तो। वो इतना ही बोलती है कि कमरे में किसी की आवाज़ आती है। आपको धक्का नहीं देना चाहिए था। सबकी नज़र दरवाजे पर चली जाती है। सामने अरुणी देवी, पृथ्वीराज, विशाखा और मायावती उपस्थित थे। अरुणी देवी आगे आकर प्रीत के सामने बैठ जाती हैं और
गंभीर एक्सप्रेशंस में कहती हैं, कोई ज़रूरत नहीं थी आपको धक्का देने की। प्रीत नज़रें झुका लेती है। सभी के चेहरे पर उदासी छा जाती है। ये देखकर अरुणी देवी प्रीत के गालों में हाथ रखकर नरमी से कहती हैं, अगर आपको कुछ हो जाता तो आपको अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए थी। अरुणी देवी के छूते ही प्रीत हैरानी से उन्हें देखने लगती है। वहीं सबके चेहरे पर राहत आ जाती है। अपना ख्याल रखना। इतना बोलते ही अरुणी देवी वहाँ से उठकर चली जाती है। विशाखा प्रीत के माथे पर हाथ रखकर कहती हैं, थैंक यू बेटा, अगर आप ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। पृथ्वीराज भी आगे बढ़कर प्रीत के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, अपना ख्याल रखना। इसके बाद ही सब वहाँ से निकल जाते हैं। प्रलय और शंकर प्रीत को गर्व की नज़रों के साथ देख रहे थे। शाम के वक्त रोहान टेरेस पर खड़ा था। उसी वक्त स्वरा चुपके से जाकर उसके सामने जोर से चिल्लाती है, लेकिन इसका एक भी असर रोहान पर नहीं पड़ता। स्वरा मुंह बनाते हुए कहती है, मिस्टर हैंडसम, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? रोहान बिना मुड़े जवाब देता है, हर कोई तुम्हारी तरह डरपोक नहीं होता। ये सुनते ही स्वरा चिढ़ जाती है और कहती है, क्या कहा तुमने? मैं डरपोक हूँ? इतना बोलते ही स्वरा इधर उधर देखती है। तभी उसे कुछ सूझता है और वो कहती है, मैं अभी दिखाती हूँ कि मुझे कोई डर नहीं लगता। रोहान उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखता। फिर कुछ सोचते हुए वो पीछे मुड़कर देखता है तो जैसे उसकी सांसें ही थम जाती हैं। स्वरा टेरेस की दीवार पर चढ़कर डरते हुए चल रही थी। रोहान जल्दी से दौड़कर उसके पास जाता है। स्वरा गिरने को होती है कि रोहान उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है, जिससे दोनों नीचे गिर जाते हैं। स्वरा कसकर आंखें बंद कर लेती है। रोहान स्वरा को अपने नीचे करके उस पर गुस्से से चिल्लाता है, पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही थी? हर बार तुम्हारा बचपना ही खत्म नहीं होता। अगर तुम नीचे गिर जाती तो पता है क्या होता? बेवकूफ़ी की भी हद होती है। स्वरा उसकी बातें सुनकर रोने जैसी सूरत बना लेती है। तभी श्रेष्ठा भी वहां आ जाती है। दोनों को ऐसे देख और रोहान को स्वरा पर चिल्लाता देख श्रेष्ठा कहती है, क्या हुआ रोहान, तुम स्वरा पर ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? श्रेष्ठा की आवाज़ सुनते ही स्वरा रोहान को धक्का देती है। तुरंत भागकर श्रेष्ठा से गले लगकर कहती है, दी, उसने मुझे डांटा। श्रेष्ठा स्वरा की पीठ पर हाथ रखती है। वहीं रोहान तेज आवाज़ में कहता है, भाभी आपको नहीं पता इसने अभी क्या करने की कोशिश की। श्रेष्ठा स्वरा को देखती है तो स्वरा जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। रोहान बीच में कहता है, ओह रियली, तुमने कुछ नहीं किया? अभी यहाँ दीवार पर चढ़कर कौन चल रहा था? श्रेष्ठा हैरानी से स्वरा को देखती है, फिर एकदम सख्ती से कहती है, ये क्या हरकत है स्वरा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो आज के बाद तुम टेरेस पर बिल्कुल नहीं आओगी। स्वरा हाँ में सिर हिलाकर नीचे चली जाती है। उसके जाते ही श्रेष्ठा रोहान को देखकर कहती है, रोहान, तुम्हें उस पर इस तरह से चिल्लाना नहीं चाहिए। स्वरा अभी मासूम है, उसमें बिल्कुल भी समझ नहीं है। कितने मुश्किल से मैंने उसे अपनी दी को भुलाने के लिए मनाया है। आज जाकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। श्रेष्ठा की बात पर रोहान कोई रिएक्ट नहीं करता। नानी, मामा और मामी आ गए हैं, जल्दी से नीचे आ जाओ। इतना बोलते ही श्रेष्ठा वहाँ से चली जाती है। रोहान अपनी चोट को देखता है, जहाँ उसके भागने और प्रेशर पड़ने से दर्द के साथ हल्का खून भी दिख रहा था। वो चोट को देख ही रहा था कि उसे किसी के होने का एहसास होता है। वो सिर उठाकर देखता है तो ये स्वरा थी, जो कान पकड़कर खड़ी हुई थी। रोहान के देखते ही स्वरा कहती है, सॉरी। रोहान उसे नज़रअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। स्वरा भी उसके पीछे चली जाती है। इधर अरुणी देवी कमरे में चेयर पर बैठी होती हैं। उनकी आंखें बंद थीं। उनकी आंखों के सामने बस एक चेहरा दिख रहा था, वो था प्रीत का। जहाँ प्रीत कह रही थी, हम अर्जुन से बहुत प्यार करते हैं, प्लीज़ हमारे रिश्ते के लिए मान जाइए। उनके कानों में ये आवाज़ आ ही रही थी कि अर्जुन की आवाज़ से उनकी तंद्रा टूट जाती है। अरुणी देवी आंखें खोलकर सामने देखती हैं। अर्जुन जल्दी से बेड पर बैठकर कहता है, कहिए दादी, आपने हमें बुलाया था? अरुणी देवी सीधा सा सवाल करती हैं, क्या आप सपना से प्यार करते हैं? अर्जुन हैरानी से अरुणी देवी को देखने लगता है। फिर कुछ देर बाद जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं दादी। अरुणी देवी इस पर बिल्कुल शांत हो जाती हैं। कुछ देर बाद वो कहती हैं, ठीक है, आप जा सकते हैं। अर्जुन को अरुणी देवी का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। रात के वक्त आदित्य आते साथ ही अरुणी देवी के कमरे में चला जाता है। अरुणी देवी बेड पर लेटी आंखें बंद किए हुए थी। तभी उन्हें अपने पैरों में किसी के हाथ की छुअन महसूस होती है। वो अचानक से आंखें खोलकर देखती हैं तो आदित्य अरुणी देवी के पैरों को पकड़े सिर बेड पर टेक कर आंखें बंद किए हुए था। आदि, आप ये, इतना बोलते हुए अरुणी देवी उठकर बैठ जाती हैं। आदित्य आंखें बंद करके ही कहता है,
दादी, मैंने आपसे कहा था कि हाई सिक्योरिटी गार्ड आपके साथ जाएंगे, लेकिन आपने मना कर दिया। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। अरुणी देवी के होंठों पर एकदम से मुस्कुराहट आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती हैं, आप पहले हमारे पास आइए। आदित्य सिर उठाकर अरुणी देवी को देखता है, फिर उठकर उनके पास बैठ जाता है। अरुणी देवी आदित्य के गालों को दोनों हाथों से थामकर उसके माथे को चूम लेती हैं। आदित्य की आंखें एकाएक बंद हो जाती हैं। अरुणी देवी पीछे हटकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, आपके होते हुए हमें ही नहीं, हमारे पूरे परिवार को कुछ नहीं हो सकता। आदित्य बिल्कुल चुप रहता है। थोड़ी देर बाद आदित्य अरुणी देवी को देखते हुए कहता है, दादी, हमें आपसे कुछ कहना है। अरुणी देवी तुरंत कहती हैं, हाँ कहिए। लगभग 1 घंटे बाद आदित्य अरुणी देवी के कमरे से निकलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वो जैसे ही कमरे में जाता है, सामने का नज़ारा देख उसकी भौहें चढ़ जाती हैं। काव्या ने अपने बैंडेज निकाल दिए थे और वो अपने पैरों पर चलकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। वो इधर उधर चल ही रही थी कि अचानक उसकी नज़र आदित्य पर चली जाती है। उसे देखते ही काव्या खुश होकर कहती है, मिस्टर हस्बैंड। बोलते हुए दौड़कर आदित्य के पास जाकर गले लग जाती है और तुरंत उससे अलग होकर पैरों को दिखाते हुए कहती है, देखिए, मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए और मैं चल भी पा रही हूँ, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। आदित्य जल्दी से काव्या को गोद में उठा लेता है और काफ़ी सीरियस में, वाइफी, सौरभ ने तुम्हें 1 हफ्ते तक चलने के लिए मना किया है और आज बस 3 दिन हुए हैं, पर मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। काव्या तुरंत कहती है। आदित्य काव्या को बेड पर बिठाकर कहता है, यू आर नॉट अ डॉक्टर वाइफी, सो तुम और 4 दिनों तक बेड पर ही रहोगी। इस पर काव्या झुंझलाकर कहती है, बट आई फील टोटली फाइन। आदित्य काव्या के सामने फर्स्ट एड बॉक्स लेकर बैठकर कहता है, जिद नहीं करते वाइफी। काव्या ये सुनकर मुंह बिगाड़ लेती है। आदित्य काव्या के पैरों पर दवाई लगाकर फिर से बैंडेज कर देता है। काव्या अब मुंह फुलाकर बैठ जाती है। आदित्य एक नज़र काव्या को देखकर वॉशरूम चला जाता है। उसके जाते ही काव्या कहती है, सौरभ को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आदित्य बाहर आता है तो देखता है अब काव्या लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। आदित्य सीधे उसके दूसरे साइड जाकर बैठ जाता है और काव्या को अपने आगे करके अपनी चिन को उसके कंधे पर रखकर लैपटॉप को देखने लगता है। आदित्य के हाथ काव्या की कमर से होकर पेट पर थे। काव्या आदित्य की इस तरह की छुअन से सिहर उठती है। आदित्य काव्या के कान के पास जाकर, वाइफी, मैंने तुम्हें ये सब करने के लिए मना किया है ना। इतना बोलते ही वो कान पर किस करता है। काव्या की सांसें एकदम से तेज हो जाती हैं और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य इसी मौके का फ़ायदा उठाकर लैपटॉप को बंद करके साइड टेबल पर रख देता है। आदित्य अब काव्या के पेट को सहलाते हुए गर्दन पर किस कर रहा था। काव्या के हाथ अपने आप आदित्य के हाथों के ऊपर चले जाते हैं। काव्या आदित्य की हर एक छुअन से पूरी मदहोश हो रही थी। आदित्य धीरे से काव्या को लिटा देता है। काव्या की आंखें अब तक बंद थी। काफ़ी देर तक काव्या को कोई हरकत महसूस नहीं होती, तो वो आंखें खोलकर देखती है। आदित्य बड़े प्यार से उसे देख रहा था। काव्या झट से आदित्य की गर्दन पर हाथ लपेटकर खींच लेती है और उसके कान में कहती है, यू नो, यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट हस्बैंड। काव्या की बातें सुनकर आदित्य के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए थोड़ा उठकर काव्या के चेहरे से बाल हटाते हुए कहता है, सो हाउ डज इट फील टू हैव द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। काव्या मुस्कुराते हुए आदित्य की नाक पर किस करके कहती है, इतना अच्छा फील होता है कि मैं बता ही नहीं सकती। आई एम वेरी 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 लकी टू हैव यू एज माई हस्बैंड। आदित्य काव्या की नाक पर अपनी नाक रगड़ते हुए कहता है, एंड आई ऑल्सो वेरी लकी टू हैव यू एज माई वाइफी। मैं बता नहीं सकता कि तुम्हारे जैसी पागल, बेवकूफ़, नासमझ, गुस्सैल, ज़िद्दी वाइफ मिलकर मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है। आदित्य के ये बोलने पर काव्या चिढ़ जाती है। वो आदित्य को अचानक से धक्का देती है, जिससे वो सीधे बेड पर लेट जाता है। काव्या उसके पेट पर बैठकर कहती है, पागल मैं नहीं, आप हैं। बेवकूफ़ मैं नहीं, आप हैं। नासमझ मैं नहीं, आप हैं। गुस्सैल भी आप हैं। ज़िद्दी मैं नहीं, आप हैं। और इसके सिवाय आप बहुत कुछ हैं। घमंडी, अकड़ू, फीलिंगलेस पर्सन, ऑल आर ओनली यू। आदित्य झटके से काव्या को बेड पर लेटाकर उसके ऊपर आ जाता है और अपने गालों को काव्या के गालों के साथ रब करते हुए कहता है, जैसा भी हूँ सिर्फ तुम्हारा हूँ। काव्या के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। आदित्य अब काव्या की गर्दन पर अपना चेहरा छुपा लेता है। काव्या अपने हाथ को आदित्य के बालों में डालती है
आदित्य की गर्म सांसें काव्या की गर्दन पर पड़ रही थी, जिससे काव्या को गर्मी का एहसास होने लगता है। काव्या आदित्य के बालों में हाथ फेरने लगती है। वहीं आदित्य शांति से काव्या के ऊपर लेटा हुआ था। हालांकि उसने अपना पूरा वजन काव्या पर नहीं डाला था, फिर भी काव्या को आदित्य थोड़ा भारी लग रहा था। बहुत देरी के बाद काव्या सो जाती है। काव्या के सोते ही आदित्य काव्या के ऊपर से हट जाता है और बेड पर लेटकर काव्या की गर्दन पे अपना चेहरा छुपा लेता है। अगली सुबह सिंघानिया विला में आज एक अलग ही तरह की जल्दबाजी हो रही थी। अरुणी देवी ने सबको रेडी होने के लिए बोल दिया था, पर कहाँ जाने के लिए ये बात सबको बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। आज आदित्य ऑफिस पर भी नहीं जाने वाला था। वो आज काव्या की कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाने वाला था। घर पर अमरजीत और रोहान अपने जख्मों की वजह से रुक रहे थे। रुखसार की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए सौरभ और रुखसार दोनों ही घर पर ही रुक रहे थे। ध्रुव तो ऑफिस के लिए निकल जाता है। मायावती घर पे ही रुकने वाली थी। जो जा रहे थे वो सब बार बार अरुणी देवी से पूछ रहे थे कि वो सब इतना रेडी होकर कहाँ जा रहे हैं, पर अब तक उन्होंने कुछ नहीं बताया। पृथ्वीराज और विशाखा भी इस बात से अनजान थे। सब कार में बैठकर विला से निकल जाते हैं। काव्या तो बेड पर बैठी आदित्य को घूर रही थी, क्योंकि काव्या को भी लेकर जाया जा रहा था, लेकिन आदित्य ने सख्ती से मना कर दिया था। आदित्य इस वक्त मसूरी जाने के लिए तैयार हो रहा था। आदित्य ने काव्या का फ़ोन और लैपटॉप दोनों ले लिए थे, ताकि काव्या उसकी गैर मौजूदगी में कोई काम ना करे। इससे काव्या आदित्य से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, लेकिन आदित्य उसे मनाने की जगह इग्नोर कर रहा था। इस वजह से काव्या आदित्य को बुरी तरह से घूर रही थी। रेडी होकर आदित्य सीधे काव्या के पास जाकर उसके गालों पर किस करता है और फिर माथे पर किस करके कहता है, अपना ख्याल रखना वाइफी। काव्या मुंह फेर कर कहती है, मैं बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखने वाली। आप पहले मेरा लैपटॉप और फ़ोन वापस कीजिए। आदित्य तुरंत बोलता है, वाई? काव्या मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, मैं ऐसे बोर हो जाऊंगी। आदित्य अपना लैपटॉप और अपना फ़ोन काव्या को देते हुए कहता है, ओके, आज तुम मेरा फ़ोन और लैपटॉप यूज़ कर लो, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। काव्या एक नज़र आदित्य के फ़ोन और लैपटॉप को घूरती है, फिर कुछ सोचते हुए ले लेती है। आदित्य कहता है, फ़ोन का पासवर्ड तो तुम्हें पता है, मेरे लैपटॉप का पासवर्ड तुम्हारा नाम है, सो ओपन कर लेना। आदित्य के बोलते ही काव्या लैपटॉप को ऑन करती है। खुद का नाम देते ही पासवर्ड खुल जाता है और बैकग्राउंड में काव्या की फ़ोटो थी, जिसमें वो हंस रही थी। काव्या आदित्य को प्यार भरी नज़रों से देखती है तो आदित्य झुककर काव्या के होठों को अपने होठों से हल्का छूकर पीछे हो जाता है। अपना ख्याल रखना। आदित्य के ये बोलते ही काव्या हाँ में सिर हिला देती है। आदित्य अब कमरे से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर सिंघानियास की कार एक जगह पर आकर रुक जाती है। कार रुकते ही जैसे ही सभी सामने देखते हैं, उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। एक बड़ा सा गेट खुलता है और सिंघानियास की सभी कार एक एक करके अंदर जाने लगती हैं। सभी की आंखों में अब तक हैरानी दिख रही थी। अंदर जाकर कार रुकती है। अरुणी देवी के साथ सभी कार से बाहर आकर विला के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें हॉल में सोफे पर बैठे प्रलय सिंह, उनकी पत्नी सुरेखा, शंकर और नीलिमा दिखते हैं। सिंघानिया परिवार को अपने सामने पाकर सब लोग खड़े हो जाते हैं। काफ़ी देर तक तो वो सब भी हैरान होते हैं, फिर सबको बैठने का बोलते हैं। बैठने के बाद बहुत देर तक कोई किसी से कुछ नहीं कहता। फिर अचानक से चुप्पी को तोड़ते हुए अरुणी देवी कहती हैं, अब प्रीत कैसी है? शंकर और नीलिमा एक दूसरे को देखते हैं। सिर्फ प्रीत की तबीयत जानने के लिए सभी परिवार आया है। ये बात दोनों को अजीब लग रही थी। दोनों अपनी ही सोच में उलझे थे कि प्रलय सिंह की आवाज़ आती है, जी वो अब बिल्कुल ठीक है। प्रलय सिंह के ये कहते ही फिर एक बार शांति छा जाती है। फिर एक बार अरुणी देवी की आवाज़ आती है, दर्द से बंधे हुए उस वक्त हमें आप सब गुनहगार की तरह दिख रहे थे। हमने उस वक्त बिना सोचे समझे आप सबको दुश्मन करार दिया। गलती एक की होने के बावजूद हमने सबको गलत समझ लिया। ये हमारी भूल थी और आज हम उसी भूल को सुधारने के लिए हमारे बीच की बिना मतलब की दुश्मनी को ख़त्म करना चाहते हैं। ये सुनते ही चारों एक दूसरे को देखने लगते हैं। कुछ ही देर में प्रलय सिंह जवाब देते हैं, हमने तो कभी आपको दुश्मन समझा ही नहीं, तो फिर किस बात की दुश्मनी? और आपका हमारे परिवार पर नाराज़ होना जायज़ था। आखिर हरकत ही ऐसी हुई थी। इस पर अरुणी देवी कुछ नहीं कहती। फिर एक बार हॉल में शांति छा जाती है। तभी कुछ लोग बहुत सारा सामान लेकर आते हैं और टेबल पर रखते हैं। सभी हैरानी से सभी सामान को देख रहे थे। अरुणी देवी अपनी जगह से उठकर कहती हैं, हम अर्जुन के लिए प्रीत का हाथ मांगना चाहते हैं। ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं।
अर्जुन तो सबसे ज़्यादा हैरान था। रूमानी धीरे से रूहानी के कान में कहती है, दी, सपना भाभी का क्या होगा? जवाब तो रूहानी के पास भी नहीं था, वो बस ना में सिर हिला देती है। पहले तो सब हैरान थे, लेकिन कुछ ही वक्त में राठौर परिवार के चेहरे पर खुशी छा जाती है। प्रलय सिंह जल्दी से कहते हैं, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? हमें तो कब से इसी दिन का इंतजार था। अरुणी देवी इस पर मुस्कुरा देती हैं और अर्जुन को देखते हुए कहती हैं, अर्जुन, एक बार आप दोनों बात कर लीजिए, कहीं आपको कोई आपत्ति तो नहीं? अर्जुन बस हाँ में सिर हिला देता है तो नीलिमा अर्जुन को लेकर प्रीत के कमरे तक छोड़ देती है। अर्जुन धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाता है। बेड के ऊपर दीवार पर जैसे ही अर्जुन की नज़रें पड़ती हैं, उसके होठों पर सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। दीवार पर प्रीत के बचपन की तस्वीर थी। उसके साथ ही अर्जुन को प्रीत के कमरे में अपनी बहुत सारी तस्वीरें दिखती हैं, पर कमरे में कोई नहीं था। अर्जुन कमरे को बड़े गौर से देख ही रहा था कि वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है और प्रीत बाहर आती है। प्रीत ने इस वक्त लॉन्ग गाउन पहना था और उसके बाल गीले थे। अर्जुन का ध्यान जैसे ही उस पर जाता है, वो वहीं ठहर सा जाता है। प्रीत ने अब तक अर्जुन को नहीं देखा था। वो अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखा रही थी। तभी उसे किसी के होने का एहसास होता है। वो बाल सुखाते हुए ही सामने देखती है तो अर्जुन को देखकर प्रीत के हाथ से अचानक ही हेयर ड्रायर गिर जाता है। वो हैरानी से अर्जुन को देखती है। प्रीत अपनी आंखों को रगड़ते हुए फिर से सामने देखती है तो अब भी अर्जुन उसे सामने दिखता है। प्रीत ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं प्रीत, ये बस तेरा वहम है, अर्जुन यहाँ नहीं है। प्रीत की हरकत देखकर अर्जुन के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। प्रीत कसकर आंखें बंद करके कहती है, प्रीत प्लीज़ खुद को कंट्रोल करो, ये तेरा बस वहम है, बस वहम है। अर्जुन प्रीत के पास पहुंचते ही उसे कमर से पकड़कर खींच लेता है। प्रीत की आंखें हैरानी से खुल जाती हैं और वो बड़ी बड़ी आंखों से अर्जुन को देखने लगती है। वो एकदम से कहती है, अर्जुन, आप सच में यहाँ हैं? अर्जुन के हाथ प्रीत की कमर पर कसते जा रहे थे और वो एक हाथ से प्रीत के गीले बालों को चेहरे से हटाते हुए कहता है, ये तुम्हारा कोई वहम नहीं है, मैं सच में यहाँ हूँ तान्या। अर्जुन के मूव से प्रीत की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है, लेकिन वो जैसे ही अपने नाम के बदले दूसरा नाम सुनती है तो अर्जुन को देखते हुए कहती है, कौन तान्या? अर्जुन, मेरा नाम प्रीत है। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, वो तो अब है, बचपन में तो तुम मेरी तान्या थी। प्रीत काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड होकर कहती है, अर्जुन, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा नाम बचपन से ही प्रीत है। ये सुनकर अर्जुन की मुस्कान गायब हो जाती है। इस वक्त सच में प्रीत बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड और सीरियस थी, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि प्रीत किसी तान्या को नहीं जानती। प्रीत के ये कहते ही अर्जुन की पकड़ ढीली सी हो जाती है और वो प्रीत से दूर हो जाता है। अर्जुन कुछ सोचते हुए पॉकेट से पेंडेंट निकालता है और प्रीत को दिखाते हुए कहता है, ये पेंडेंट तुम्हें याद है? पेंडेंट को देखते ही प्रीत अपने गले को छूते हुए कहती है, ये तो मेरा है जो कहीं गिर गया था, ये आपके पास कैसे आया? अर्जुन एकदम से उसके पास आकर कहता है, ये पेंडेंट तुम्हें किसने दिया था? प्रीत पेंडेंट को देखते हुए सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये पेंडेंट उसे किसने दिया। प्रीत याद करने की कोशिश करने के लिए अपने दिमाग पर जोर देती है। तभी उसे धुंधली सी यादें दिखती हैं, जिसमें एक लड़का लड़की को पेंडेंट दिखाकर कुछ कह रहा था। प्रीत और ज़्यादा जोर देती है तो उसे आवाज़ सुनाई देती है, ये मेरी माँ ने मुझे दिया है। इसके आगे उसे कुछ सुनाई नहीं देता। प्रीत अपने सिर को पकड़ लेती है और बड़बड़ाते हुए कहती है, ये उसकी माँ ने उसे दिया था, ये उसकी माँ ने उसे दिया था। अर्जुन प्रीत के ऐसे करने से थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहता है, किसकी माँ ने? प्रीत अचानक से दर्द से कराहने लगती है। आह, मेरा सिर बहुत। इतना बोलते हुए प्रीत बेहोश होकर गिरने लगती है कि अर्जुन आगे जाकर उसे पकड़ लेता है और घबराते हुए उसके गालों को थपथपाते हुए, तान्या, तान्या, ये तुम्हें क्या हो गया? सुनो तान्या। अर्जुन जल्दी से प्रीत को बेड पर लिटाता है और उसके चेहरे पर पानी छिड़कता है। उसके ऐसा करते ही प्रीत होश में आती है और फिर से दर्द से कराहने लगती है। अर्जुन, मेरा सिर फट रहा है, प्लीज़ कुछ कीजिए। अर्जुन प्रीत की हालत देख बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तभी अचानक से प्रियंश अंदर आता है और ड्रॉर से दवाई निकालकर प्रीत को देता है। उसने बाहर से ही प्रीत की दर्द भरी आवाज़ सुन ली थी। दवाई देते ही प्रियंश प्रीत के सिर को दबाते हुए कहता है, दी, आप रिलैक्स हो जाइए और अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रीत अपनी आंखें बंद कर लेती है। प्रियंश बहुत धीरे धीरे प्रीत के सिर को दबाते रहता है। कुछ ही देर में प्रीत नींद में चली जाती है। उसके सोते ही अर्जुन घबराते हुए कहता है, तान्या को क्या हुआ है?
प्रियंश एकदम से कहता है। दी को हमेशा ही ऐसा दर्द होता है जब वो दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर देती है। वो बोल ही रहा था कि उसे अर्जुन का प्रीत को तान्या बोलना ध्यान आता है। वो कहता है, अभी क्या नाम कहा आपने? तान्या? तान्या कौन है? मेरी दीदी का नाम तो प्रीत है। अर्जुन दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहता है, क्या ये तुम्हारी दी की बचपन की फ़ोटो है? प्रियंश हाँ में जवाब देता है। अब अर्जुन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो जल्दी से कमरे से निकलकर हॉल में चला जाता है। सभी अपनी बातचीत में व्यस्त थे कि अरुणी देवी की नज़र अर्जुन पर पड़ती है। वो मुस्कुराते हुए कहती हैं, बात हो गई ना अर्जुन? अर्जुन कोई जवाब नहीं देता, बस परेशान होकर खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर परेशानी देख अरुणी देवी कहती हैं, क्या हुआ अर्जुन? आप इतने परेशान क्यों हैं? अर्जुन एकदम से शंकर जी को देखते हुए कहता है, अंकल मुझे अकेले में आपसे कुछ बात करनी है। शंकर जी कुछ देर अर्जुन को देखते हैं, फिर सोफे से उठकर उसको साथ में लेकर चले जाते हैं। अब हॉल में सभी लोग परेशान से हो जाते हैं। कमरे में पहुंचते ही अर्जुन शंकर जी को देखते हुए कहता है, अंकल तान्या को क्या हुआ है? ये सुनते ही शंकर कुछ देर तक शांत रहते हैं, फिर एकदम से कहते हैं, तो तुमने उसे पहचान लिया? अर्जुन बस शंकर को देखते रहता है। शंकर सोफे पर बैठकर कहते हैं, बचपन में मैं हमेशा तान्या को स्कूल छोड़ने जाता था। एक दिन मैंने तान्या को तुम्हारे बहुत करीब होते हुए देखा। वो हमेशा तुम्हारे बारे में बात किया करती थी। तुम्हारे प्रति उसका लगाव बढ़ता जा रहा था और मुझे पता चल चुका था कि तुम सिंघानिया परिवार के बेटे हो। मैं नहीं चाहता था कि तान्या तुम्हारे लिए तड़पे, क्योंकि उस वक्त हमारी दुश्मनी इस कदर थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसीलिए मैं हमेशा तान्या को तुमसे दूर रहने के लिए कहता था, पर वो जिद पर अड़ी हुई थी कि वो सिर्फ तुम्हारी वाइफ बनेगी। मैं कोशिश कर ही रहा था कि अचानक एक दिन तान्या का एक्सीडेंट हो गया। उसी वक्त डॉक्टर ने बताया कि तान्या की याददाश्त जा चुकी है। वो बीते दिनों की सारी घटनाओं को भूल चुकी है। ये जानकर मैंने डिसाइड कर लिया कि तुमसे तान्या को दूर करने का यही एक मौका है। मैंने तान्या को मरा हुआ घोषित कर दिया और उसे एक नया नाम दिया, प्रीत राठौर। उसके बाद उसे यहाँ से दूर पढ़ने के लिए भेज दिया। उसे तुम बिल्कुल भी याद नहीं थे, लेकिन हुआ भी तो क्या, जब वो बड़ी हुई तो फिर से तुम्हारे ही प्यार में पागल हो गई। ये सब सुनकर जैसे अर्जुन का दिल सुकून से भर जाता है। उसकी तान्या ने याददाश्त ना होते हुए भी हमेशा उससे ही प्यार किया। अर्जुन कमरे से निकलकर सीधे प्रीत के कमरे में जाता है और उसे गले लगा लेता है। प्रीत दवाई के असर से अब तक सो चुकी थी। अर्जुन की आंखें खुशी से नम हो चुकी थी। वो प्रीत से अलग होकर कहता है, आई रियली लव यू तान्या। मैं पागल था जो तुम्हें पहचान नहीं पाया, तुम्हारे प्यार को पहचान नहीं पाया। हर बार तुम्हें हर्ट करता रहा, तुम्हारे प्यार को झूठा कहा। मुझे माफ़ कर देना, आई एम रियली सॉरी। तुम मुझे कोई भी सज़ा दे दो, लेकिन अब मैं तुम्हें खुद से बिल्कुल दूर नहीं जाने दूंगा। इतना कहते ही अर्जुन प्रीत के माथे को चूम लेता है। कुछ ही देर में अर्जुन हॉल में आता है, जहाँ शगुन की थाल बदले जा रहे थे। ये देखकर अर्जुन के होंठों पर मुस्कान आ जाती है। अरुणी देवी प्रलय सिंह से कहती हैं कि 2 दिन बाद सगाई से लेकर शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब हम इस खुशी के मौके का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर सकते। प्रलय सिंह मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब देते हैं। इसके साथ ही सिंघानिया परिवार राठौर परिवार से विदा लेकर चला जाता है। इधर मसूरी में मीटिंग हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। सभी कंपनी के सीईओ के आने का इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी देर तक जब कोई नहीं आया तो नीरज चोपड़ा बीच में ही कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था इस कंपनी को संभालने वाला कोई नहीं है। अगर होता तो कब का आ गया होता। सारे लोग आपस में बातें करने लगे। वहीं काव्या का असिस्टेंट साहिल परेशान होकर बार बार काव्या को कॉल किए जा रहा था, लेकिन काव्या का फ़ोन तो आदित्य के पास था। पूरे कमरे में बातें चल ही रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुलता है और रॉकी आगे आकर खड़ा हो जाता है। आदित्य अंदर आता है और उसके पीछे पीछे वीर आता है। आदित्य को देखते ही सभी हैरान थे और तुरंत ही चेयर से खड़े हो जाते हैं। वीर साहिल के पास जाकर सारी इन्फॉर्मेशन को बताता है। वहीं आदित्य को देख नीरज चोपड़ा के तो होश ही उड़ जाते हैं। आदित्य सीधे जाकर सीईओ की चेयर पर बैठता है और चारों तरफ एक नज़र डालता है। वीर सामने आकर कहता है, ही इज़ द ऑनर ऑफ दिस कंपनी। इतना बोलते ही वो कुछ पेपर्स को सामने रखता है। किसी की हिम्मत नहीं थी वो पेपर्स को उठाकर पढ़कर कंफर्म करे। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो वीर कहता है, एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? सबके मुंह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकलता। नीरज चोपड़ा आदित्य को देखता है, जो आंखें बंद करके पेपर वेट को घुमाए जा रहा था। उसका ऐसा रिएक्शन देख नीरज चोपड़ा डर से कांपने लगता है।
क्योंकि उसे भी पता था कि आदित्य जितना शांत दिखता था उतना ज़्यादा खतरनाक उसका ऑरा होता है। उसने तो ये सोचकर इस कंपनी पर नज़र डाली थी कि इस कंपनी का ओनर कोई बहुत ही वीक पर्सन होगा, पर यहाँ तो मोस्ट पावरफुल बिजनेसमैन आदित्य सिंघानिया था, जिसके बिजनेस वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पे थे। जब कोई कुछ नहीं कहता तो वीर आदित्य को देखते हुए कहता है, सर आई थिंक सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, किसी का कोई सवाल नहीं है। ये सुनते ही आदित्य के हाथ रुक जाते हैं। वो अपनी आंखें खोलकर चेयर से उठता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। वीर साहिल को कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर चला जाता है। आदित्य के जाते ही सबके चेहरे पर राहत होती है। अब वो सब गुस्से से नीरज चोपड़ा को देख रहे थे, वहीं उसकी तो हालत खराब हो चुकी थी। इधर राठौर विला से निकलकर सब अब सपना के घर पर उपस्थित थे। प्रकाश, शिखा और सपना तीनों सोफे पर शांति से बैठे थे, क्योंकि उन्हें अरुणी देवी ने शादी के लिए मना कर दिया था। दत्ता परिवार इतना बड़ा खानदान नहीं था कि वो सिंघानिया परिवार के फैसलों पर कुछ कह सके। अरुणी देवी बहुत ही नरमी से कहती हैं, हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमने कभी ये सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। इस पर दत्ता परिवार में से कोई कुछ नहीं बोलता। अरुणी देवी एक नज़र अनुराग को देखती हैं, जो बेचैन होकर बैठा हुआ था। उसे ऐसे देख अरुणी देवी थोड़ा मुस्कुरा देती हैं, फिर खुद को नॉर्मल करते हुए अपनी जगह से उठकर कहती हैं, ठीक है, अब हम चलते हैं और आप सपना के रिश्ते की चिंता मत कीजिए, हम खुद उनके लिए रिश्ता ढूंढेंगे। उनकी बात सुनकर सपना की नज़र सीधे अनुराग पर चली जाती है, जो अब भी सिर झुकाए परेशान था। अरुणी देवी सबको देखकर कहती हैं, चलिए। इतना बोलते ही वो अपने कदम दरवाजे से बाहर की तरफ बढ़ाने लगती हैं। अरुणी देवी 2 कदम ही बढ़ी थी कि अचानक उन्हें अनुराग की आवाज़ आती है, दादी। अनुराग की आवाज़ सुनते ही अरुणी देवी के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन कुछ ही पलों में वो मुस्कान को छुपाते हुए मुड़ती हैं और अनुराग को देखकर पूछती हैं, क्या हुआ अनुराग? अनुराग एकदम से आगे आकर कहता है, दादी मैं सपना से शादी करना चाहता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनते ही सबके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, यहाँ तक कि सपना, प्रकाश और शिखा के भी होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। अनुराग सबको कंफ्यूज्ड होकर देखने लगता है। विशाखा शिखा के पास उसके कंधे पर हाथ रखकर अनुराग को देखकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, देख लिया समधन जी, आपका दामाद खुद ही बाहर आ गया, हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। शिखा अनुराग को देखकर मुस्कुराते हुए बस हाँ में सिर हिला देती हैं। अनुराग अब भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड था। अरुणी देवी अनुराग को देख मुस्कुराते हुए कहती हैं, हम सबको पहले से ही पता है कि आप सपना से प्यार करते हैं। ये सुनते ही अनुराग शॉक्ड हो जाता है। वहीं रूहानी सपना को धक्का देती है तो सपना सीधा अनुराग के सीने से टकरा जाती है। अनुराग हड़बड़ाते हुए सपना को पकड़ लेता है कि अचानक से सपना तुरंत अनुराग को गले लगा लेती है। ये देखकर सभी हंसने लगते हैं। वहीं अनु खुश होकर ताली बजाते हुए नाचते हुए कहती है, ये अंकल मेरे पापा बन गए। बोलते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। उसकी खुशी देखकर सब हंसने लगते हैं। सपना अनुराग से अलग होती है और सीधे कमरे में भाग जाती है। अरुणी देवी हंसते हुए कहती हैं, अब हमें भी इनकी शादी जल्द करानी होगी। तभी विशाखा कुछ सोचते हुए कहती हैं, माँ क्यों ना हम सबकी शादी एक साथ ही करवा दें। अरुणी देवी इस पर जवाब देती हैं, ये हमने बहुत पहले ही सोच रखा है। आदि भी काव्या से फिर से पूरे रीति रिवाज से शादी करना चाहते हैं, तो हमने सोचा है कि हम अर्जुन, आदि, अनुराग, ध्रुव, रोहानी और रुखसार की शादी एक साथ करवा दें। खुशी 6 गुनी हो जाएगी। श्रेष्ठा जल्दी से कहती है, लेकिन हमारी शादी तो पूरे रीति रिवाज के साथ हुई है। अरुणी देवी मुस्कुराते हुए कहती हैं, हमारे सामने तो नहीं हुई ना। श्रेष्ठा नाम में सिर हिला देती है तो अरुणी देवी कहती हैं, इसीलिए ही हम चाहते हैं कि आप दोनों की भी शादी हो। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? श्रेष्ठा तुरंत जवाब देती है, नहीं नानी माँ। अरुणी देवी, ठीक है, फिर ये तय हुआ कि 2 दिन बाद सगाई, फिर शादी की रस्में होंगी। फिर प्रकाश और शिखा को देखते हुए, ठीक है, अब हम चलते हैं। प्रकाश और शिखा हाँ बोलते हैं। वहीं अनु कब से अनुराग की गोदी में चढ़कर उसके गालों पर किस करके उससे बात कर रही थी। वहीं अनुराग सपना की हरकतों में खोया हुआ था और उसे याद करके मुस्कुरा रहा था। रात का वक्त। ऑफिस से ध्रुव जैसे ही कमरे में आता है तो देखता है कि श्रेष्ठा बेड पर आंखें बंद करके बैठी थी। ध्रुव सीधा श्रेष्ठा के पास जाता है और उसकी गोद में सिर रखकर लेट जाता है। श्रेष्ठा आंखें बंद करके ही मुस्कुराते हुए ध्रुव के बालों में हाथ फेरने लगती है।
ध्रुव श्रेष्ठा के एक हाथ को पकड़कर किस करता है और कहता है, बेबी, पता है मैं क्या सोच रहा था? हम आज रात बिल्कुल भी नहीं सोएंगे। श्रेष्ठा आंखें खोलकर ध्रुव को घूर कर देखती है तो ध्रुव आई विंक कर देता है। श्रेष्ठा ध्रुव को अपने ऊपर से हटाकर दूर करके नकली मुस्कान लिए कहती है, और तुम्हें पता है कि मैं क्या सोच रही थी? तुम्हें आज रात ही नहीं, हर रात सोने नहीं दूंगी। कमरे में रस्सी से बांध कर रखूंगी। ध्रुव चिढ़ते हुए कहता है, तुम ना पहले ही ठीक थी। तुम्हें याद है फर्स्ट नाइट के वक्त तुमने मेरा कितना अच्छा साथ दिया था? खुद कमरे को सजाया और उस वक्त तुम कितनी हॉट लग रही थी। इतना बोलते ही ध्रुव श्रेष्ठा को देखता है जो कि उसे ही बुरी तरह से घूर रही थी। इससे ध्रुव बिल्कुल चुप हो जाता है। कुछ देर बाद श्रेष्ठा ध्रुव के सीने से लगकर कहती है, नानी ने कहा है कि हमारी फिर से शादी पूरे रस्मों रिवाज के साथ कराएंगी, वो भी 2 दिन बाद। ध्रुव तुरंत कहता है, इसका मतलब अब फिर से हमारी फर्स्ट नाइट होगी? ओह गॉड, नानी हो तो ऐसी। श्रेष्ठा ध्रुव से दूर होकर उसे तकिए से मारने लगती है और चिढ़ते हुए कहती है, ध्रुव तुम्हें गंदी बातों के अलावा कुछ नहीं सूझता। ध्रुव हंसते हुए कहता है, अरे इसमें गंदा क्या है? श्रेष्ठा ध्रुव से दूर होकर सोफे पर जाकर मुंह फुलाकर बैठ जाती है। ध्रुव उसके पास बैठकर श्रेष्ठा का हाथ पकड़ लेता है और फिर हंसते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, हम गंदी बातें नहीं करेंगे। फिर अचानक से, लेकिन बेबी, मुझे तो गंदी बातें ही पसंद है। श्रेष्ठा उसके हाथ को झटक देती है। इस पर ध्रुव जोर जोर से हंसने लगता है। श्रेष्ठा ध्रुव को हंसते हुए देखने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा को अपने ऊपर खींचता है जिससे वो सीधे उसकी गोद में बैठ जाती है। ध्रुव श्रेष्ठा के हाथ को पकड़कर किस करके कहता है, ठीक है, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम फर्स्ट नाइट नहीं मनाएंगे, ओके? श्रेष्ठा ध्रुव के सीने से लगकर बटन्स के साथ खेलते हुए कहती है, नो। ध्रुव, मतलब हम मनाएंगे? श्रेष्ठा हाँ में सिर हिला देती है और ध्रुव के सीने में छुप जाती है। ध्रुव मुस्कुराते हुए श्रेष्ठा के बालों पर किस करता है। वहीं आदित्य जैसे ही कमरे में आता है, उसकी नज़र सीधे काव्या पर जाकर टिकती है जो उसे ही घूर कर देख रही थी। आदित्य कंफ्यूज्ड होकर काव्या को देखता है। वहीं काव्या आदित्य के फ़ोन को उसे दिखाते हुए कहती है, ये लड़की कौन है? आदित्य काव्या के पास जाकर देखता है तो ये एक लड़की का चैट था जिसे आदित्य ने देखा ही नहीं था, लेकिन काव्या के चेहरे को देखते हुए कहता है, वो मेरे साथ डेट पर जाना चाहती है। इतना बोलते हुए आदित्य बैठकर अपने शूज़ निकालने लगता है। काव्या आदित्य को घूरकर ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, ये हमें भी दिख रहा है। आपने क्या जवाब दिया ये बताइए? आदित्य सोचने की एक्टिंग करते हुए कहता है, वैसे तो प्रपोजल बुरा नहीं है। मुंबई में फेमस एक्ट्रेस है और उसकी खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा है। लड़के तो उसके पीछे पागल हैं। वही मैं सोच रहा था कि बोलते हुए रुककर काव्या के चेहरे को देखता है। काव्या के चेहरे पर जेलसी के साथ गुस्सा साफ दिख रहा था। काव्या जोर देते हुए कहती है कि क्या? आदित्य शूज़ को स्लैब पर रखकर अपना कोट उतारते हुए कहता है, मैं यही सोच रहा था कि इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूँ, बस जाकर एक ही दिन तो घूमना है। वो इतना ही बोलता है कि इसके ऊपर कुशन्स की बारिश होने लगती है। काव्या गुस्से से उस पर कुशन फेंक रही थी और चिल्लाए जा रही थी, झूठे धोखेबाज, आपने मुझे धोखा दिया। वहीं आदित्य हर एक कुशन को कैच कर रहा था। जब सारे कुशन्स फेंक कर ख़त्म हो जाते हैं तो काव्या उस पर गुस्से से कहती है, बहुत बुरे हैं आप, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। इतना बोलते ही वो मुंह फेर लेती है। आदित्य मुस्कुराते हुए काव्या के पास जाता है और उसके पास बैठकर अपने ऊपर खींच लेता है, जिससे काव्या सीधे आदित्य की गोद में बैठ जाती है। आदित्य काव्या के गालों को सहलाते हुए कहता है, तुम्हें पता है, तुम जब भी गुस्सा होती हो तो तुम्हारी नाक तीखी मिर्ची जैसी लाल हो जाती है। इतना बोलते ही आदित्य काव्या की नाक को पकड़कर खींचता है, फिर उसकी नाक को किस कर लेता है। काव्या बस गुस्से से आदित्य को देख रही थी। आदित्य अब काव्या के होंठों पर उंगली फेरते हुए कहता है, बेवकूफ़ तो तुम पहले से थी और अब अंधी भी हो गई हो क्या? दिखा नहीं कि मैंने मैसेज सीन तक नहीं किया और मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मुझे अपनी इतनी प्यारी पागल वाइफी को छोड़कर कुछ दिखता ही नहीं। काव्या गुस्सा छोड़कर मुंह बनाते हुए आदित्य को देखने लगती है। आदित्य अब काव्या को अपने ऊपर से हटाकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रीत अपने कमरे में थी। अपने और अर्जुन के रिश्ते के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तभी उसे बैल्कनी में कोई आहट सुनाई देती है। प्रीत उठकर बैल्कनी की तरफ जाती है और बैल्कनी का दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते ही सामने देख प्रीत की धड़कन एकदम से बढ़ जाती है। सामने अर्जुन खड़ा था। वो जल्दी से अंदर आता है और बैल्कनी का दरवाज़ा बंद कर लेता है।
प्रीत अब भी हैरान खड़ी थी। अर्जुन उसका हाथ पकड़कर बेड पर ले जाकर बिठाता है और प्रीत की शर्ट के बटन खोलने लगता है। प्रीत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और हकलाते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? अर्जुन प्रीत को देखते हुए कहता है, तान्या, मुझे तुम्हारी चोट देखनी है। ये नाम सुनते ही प्रीत कहती है, आप मुझे तान्या क्यों बुला रहे हैं? मेरा नाम। वो इतना ही बोलती है कि अर्जुन उसके होंठों पर हाथ रखकर चुप करवा देता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, अगर मैं तुम्हें खुद से कोई नाम दूं तो क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? प्रीत की धड़कन फिर एक बार जोरों से धड़कने लगती है। वो अपनी धड़कनों को संभालते हुए कहती है, नहीं। अर्जुन तुरंत कहता है, ठीक है, अब मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तुम्हारी चोट देखनी है। प्रीत हिचकिचाहट में कहती है, लेकिन आप ये कैसे? इतना बोलते हुए प्रीत के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। प्रीत को ऐसे देख अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और अभी से इतना शर्मा रही हो। अभी से ये हाल है तो हमारी फर्स्ट नाइट में क्या होगा? प्रीत शर्म से अर्जुन के सीने में छुप जाती है। प्रीत की हरकत से अर्जुन को हंसी आ जाती है। अर्जुन प्रीत के बालों को सहलाते हुए कहता है, प्लीज़ तान्या, आई वॉन्ट टू सी। प्रीत अर्जुन से धीरे से अलग होती है और अपनी आंखें बंद करके बैठ जाती है। अर्जुन प्रीत को देखता है, फिर उसकी शर्ट के बटन खोलने लगता है। प्रीत अपने हाथ को कसकर मुट्ठी बना लेती है। अर्जुन प्रीत की शर्ट के सारे बटन्स खोल देता है। इस वक्त प्रीत अर्जुन के सामने ब्रा में थी। अर्जुन प्रीत के सीने पर लगी चोट को बड़े गौर से देखने लगा, जिस पर बैंडेज लगा था और उसमें खून का गहरा लाल निशान दिख रहा था। ये देखकर अर्जुन को खुद दर्द सा महसूस होने लगता है। वो झुककर प्रीत के सीने पर जहाँ चोट लगी थी वहाँ किस करता है। अर्जुन के ये करते ही प्रीत की सांसें तेज हो जाती हैं। वो कसकर अर्जुन को गले लगा लेती है। अर्जुन भी प्रीत को कसकर गले लगाकर कहता है, रिलैक्स। कुछ देर में दोनों अलग होते हैं। अर्जुन प्रीत की शर्ट के बटन्स को लगाता है, फिर बेड पर टिक कर बैठ जाता है और प्रीत को अपनी गोद में बिठा लेता है। प्रीत अर्जुन के सीने से लगी हुई थी और अर्जुन बस एक टक प्रीत के चेहरे को देख रहा था। वहीं अनुराग और सपना भी कार में थे। कार सपना के घर के सामने ही रुकी हुई थी। अनुराग की गोद में इस वक्त सो रही थी। अनुराग सपना के हाथ को पकड़कर कहता है, तुमने बताया नहीं कि अचानक तुम मेरे साथ रिश्ते में बंधने के लिए तैयार और खुश क्यों हो? सपना अनुराग के हाथ को अपने दोनों हाथों में थामकर कहती है, ये कोई अचानक नहीं हुआ। हमें आप पहली मुलाकात में ही बहुत अच्छे लगने लगे थे। जब आपके घर से रिश्ता आया तो मैं ये सोचकर बहुत खुश हुई थी कि मैं आपकी बनने वाली हूँ, लेकिन उसके बाद ही मुझे पता चला कि वो रिश्ता आपके बड़े भाई का था। उस वक्त हमारा दिल टूट सा गया था। हमें इस बात ने तोड़ दिया कि आप मुझे पसंद नहीं करते। इतना बोलते हुए सपना अनुराग को देखती है। वहीं अनुराग बस एकटक सपना को देख रहा था। कुछ ही देर में दोनों की नज़रें एक दूसरे से हटती हैं। सपना अनु को देखते हुए कहती है, हमें लगता है अब हमें घर के अंदर जाना चाहिए। अनुराग अनु को गोद में लेकर कार से बाहर निकलता है। सपना भी बाहर आती है। दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। अनुराग अनु को उसके कमरे में बेड पर लेटाता है। वो दूर होने को होता है कि अनु उसका हाथ पकड़ लेती है और नींद में बोलती है, आप जल्दी से मेरे पापा बन जाइए। स्कूल में सभी दोस्त मुझे बहुत चिढ़ाते हैं कि मेरा कोई पापा नहीं। इतना बोलते ही वो चुप हो जाती है। अनुराग एक नज़र सपना को देखता है जो अनु को नम आंखों से देख रही थी। अनुराग अनु के हाथ को खुद से छुड़ाकर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है, फिर उसके माथे को चूम लेता है। इतना करते ही दोनों धीरे से कमरे से निकल जाते हैं। सपना अनुराग को बाहर तक छोड़ने जाती है। अनुराग जा ही रहा होता है कि अचानक से रुककर पीछे मुड़कर फिर से सपना के पास जाकर झटके से गले लगाकर कहता है, आई लव यू। सपना भी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, आई लव यू सो मच। अनुराग सपना से अलग होकर उसके माथे पर किस करके कहता है, कल मैं खुद अनु को स्कूल लेकर जाऊंगा, उसे बोल देना। ये सुनकर सपना मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। रात के करीब 2 बज रहे थे। आदित्य की अचानक नींद टूटती है और उसे काव्या के रोने की आवाज़ आती है। आदित्य जल्दी से लाइट जलाकर काव्या को देखता है, जिसका चेहरा आंसुओं और पसीने से भीगा हुआ था। काव्या खुद में बड़बड़ाने लगती है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तुम मुझे मार दो। आदित्य जब ये सुनता है तो दंग रह जाता है। आदित्य काव्या के चेहरे को पोंछता है और उसे उठाने के लिए बुलाने लगता है। काव्या झटके से आदित्य के गले लगकर कहती है, वो आपको मारना चाहता है, प्लीज़ उससे कहिए कि सब मेरी गलती है, वो मुझे मार दे। आदित्य परेशान होकर काव्या के गालों को थपथपाते हुए, हे वाइफी उठो। पर काव्या बिल्कुल भी जवाब नहीं देती। अब वो और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहती है, वो आपको मार रहा है,
प्लीज़ कुछ कीजिए, आप मर जाएंगे। अब तो आदित्य को बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। काव्या का पूरा शरीर डर से कांप रहा था और वो बस रोए जा रही थी। आदित्य अब काव्या के चेहरे पर पानी छिड़कता है। पानी के पड़ते ही काव्या आंखें खोलती है। जैसे ही आदित्य को देखती है झट से लिपट जाती है और कहती है, आप जिंदा हैं? आदित्य काव्या को अलग करके उसके चेहरे को थाम कर कहता है, वाइफी बुरा सपना था वो, तुम उस सपने में ऐसे कैसे डूब सकती हो? काव्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो उसी हालत में कहती है, उसने कहा कि वो आपको मारने आ रहा है। आदित्य बहुत प्यार से काव्या के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा मुझे। इस पर काव्या रोते हुए कहती है, ऐसा आपने सपने में भी कहा था, लेकिन उसने आपको मार दिया। और वो इससे आगे कुछ बोलती आदित्य काव्या के होंठों को लॉक कर देता है। आदित्य के ये करते ही काव्या सुन पड़ जाती है। आदित्य काव्या को बहुत ही प्यार से किस करने लगता है। किस करते हुए ही वो धीरे धीरे काव्या के कपड़ों को उतारने लगता है। काव्या को इस वक्त कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं था, इसीलिए आदित्य डिसाइड करता है कि वो अपने प्यार से काव्या को भटकाने की कोशिश करेगा। कुछ ही वक्त में आदित्य अपने और काव्या के सारे कपड़े उतार देता है। वो लगातार काव्या को किस करने में लगा रहता है। काव्या को किस में खोया देख आदित्य काव्या के अंदर एंटर हो जाता है। काव्या कसकर आंखें बंद कर लेती है। आदित्य काव्या को धीरे धीरे प्यार करना शुरू करता है। काव्या की धड़कनें और सांसें दोनों एक साथ बहुत तेज चल रही थी। कमरे में काव्या की सिसकियों के साथ आदित्य की सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। दोनों के प्यार में डूबते हुए सुबह के 5 बज जाते हैं। दोनों पसीने से लथपथ थे और काव्या पूरी थकी हुई दिख रही थी। वहीं आदित्य अब भी काव्या की मदहोशी में खोए हुए प्यार किए जा रहा था। आदित्य को रुकता ना पाकर काव्या अपनी थकान भरी आवाज़ में कहती है, मिस्टर हस्बैंड, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, अब और मुझ में ताकत नहीं है मैं आपके प्यार को सह सकूँ। ये सुनते ही आदित्य काव्या को देखता है जो सच में बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। आदित्य काव्या के ऊपर से हटकर अपनी पैंट पहनता है और काव्या को गोद में उठाकर वॉशरूम लेकर चला जाता है। कुछ ही देर में दोनों बाहर आते हैं। काव्या थकी हुई थी, इसीलिए बस सोना चाहती थी। आदित्य काव्या को लिटाकर खुद भी लेट जाता है और उसे अपने सीने में छुपाकर आंखें बंद कर लेता है। दोपहर के 12 बजे आदित्य बैल्कनी में कॉल पर बात कर रहा था। सौरभ काव्या के पैरों को चेक कर रहा था। वहीं काव्या एक नज़र बैल्कनी की तरफ देखती है, फिर सौरभ को देखते हुए कहती है, अगर आपने मेरे पैरों को डैमेज बताया तो मैं रुखसार से कह दूंगी कि आप एक लड़की को डेट कर रहे हो। सौरभ हैरानी भरी नज़रों को काव्या को देखता है और वही काव्या वार्निंग लुक देती है, जिसे देख सौरभ का तो बुरा हाल हो जाता है। वो एकदम से कहता है, भाभी आप मुझे धमकी दे रही है? काव्या वार्निंग देते हुए कहती है, ये कोई धमकी नहीं है, मैं ये करके भी दिखा सकती हूँ। सौरभ बस काव्या को देखता रह जाता है। तभी आदित्य बालकनी से अंदर आता है और फ़ोन पर देखते हुए कहता है, ऑल आर राइट? आदित्य के सवाल पर सौरभ काव्या को देखता है, जो उसे वार्निंग देने वाली नज़रों से घूर रही थी। सौरभ की तो मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती। कोई भी जवाब न मिलने पर आदित्य का ध्यान फ़ोन से सौरभ पर चला जाता है, जो बस काव्या को लाचारी से देख रहा था। इस पर आदित्य भी काव्या को देखता है। आदित्य के देखते ही काव्या जल्दी से मासूम चेहरा बनाकर शांति से बैठ जाती है। आदित्य सौरभ को देखते हुए कहता है, सौरभ मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सौरभ एकदम से हड़बड़ा जाता है और कहता है, आदि वो भाभी का पैर ठीक नहीं। उसके इतना बोलते ही काव्या उसे बुरी तरह से घूरने लगती है तो सौरभ काव्या को देख थूक गटकते हुए कहता है, मेरा मतलब है भाभी का पैर अब बिल्कुल ठीक हो चुका है, वो अब चल सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं। आदित्य सौरभ को अजीब नज़रों से देखता है तो वहीं काव्या खुशी से उछलते हुए बेड से नीचे उतरने लगती है। मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए, अब मैं चल सकती हूँ। आदित्य काव्या को घूरकर देखने लगता है। काव्या आदित्य की नज़रों को नज़रअंदाज करके कहती है, मैं तो चली नीचे। इतना कहते ही काव्या जाने लगती है। वो दरवाजे के बाहर कदम रखने ही वाली होती है कि आदित्य की आवाज़ आती है, रुको। काव्या के कदम रुक जाते हैं और वो अपनी जीभ निकाल लेती है। आदित्य काव्या के पास जाता है और उसे अपनी ओर पलटाता है तो काव्या एकदम मासूम चेहरा बनाकर आदित्य को देखने लगती है। आदित्य काव्या के माथे को चूमकर पीछे हटकर कहता है, अपना ख्याल रखना और ज़्यादा मत चलना। काव्या जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए चली जाती है। उसके जाते ही आदित्य दरवाज़ा बंद करता है। इतना करते ही वो बेड की तरफ जाता है और बेड पर बैठकर अपने दोनों हाथों से चेहरे को कवर कर लेता है। आदित्य को ऐसे देखकर सौरभ आदित्य के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, आदि कुछ नहीं होगा यार भाभी को।
आदित्य बिल्कुल शांत नज़रों से सौरभ को देखता है तो सौरभ आदित्य के पास बैठ जाता है। आदित्य सामने देखते हुए कहता है, शायद मेरी किस्मत फिर से मुझे डराने की कोशिश कर रही है यार, और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है। इस पर सौरभ बस आदित्य को देखता रहता है। दोनों के बीच एकदम से खामोशी छा जाती है। इधर काव्या सीधे नीचे जाती है तो उसे देख विशाखा, रूहानी, श्रेष्ठा एक साथ दिखती हैं जो स्टोर रूम की तरफ जा रही थी। काव्या उनके पीछे जाकर आवाज़ देखती है, माँ आप लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं? काव्या को देख विशाखा मुस्कुराते हुए कहती हैं, काव्या आप आ गईं। सच में आपके बिना मन ही नहीं लग रहा था। चलिए आप भी हमारे साथ आइए। काव्या उनके साथ जाती है। स्टोर रूम में विशाखा एक बक्से को खोलती है और उसमें से अलग अलग कलश निकालने लगती हैं। कलश को हर एक को पकड़ा देती है, फिर उसे लेकर सब हॉल में जाते हैं। हर एक कलश में एक अलग ही तरह की डिज़ाइन बनी थी। डिज़ाइन को देखते हुए श्रेष्ठा पूछती है, मामी कलश में अलग तरह की पहचान क्यों बनाई गई है? काव्या और रूहानी भी कलश को ध्यान से देखती हैं। इस पर विशाखा हंसते हुए कहती हैं, अरे बेटा ये सब बहुओं की पहचान के लिए। अब अर्जुन, आदि और अनुराग छोटे थे तभी मैंने उनकी पत्नी के गृह प्रवेश के लिए एक कलश बनवाए थे और सब पर एक अलग पहचान दे दी थी। वो ये बोल ही रही थी कि तभी स्वरा अपने एक हाथ को पकड़कर आती है और उसे देखते ही झट से श्रेष्ठा उठती है और घबराते हुए पूछती है, स्वरा ये तुम्हें क्या हुआ? स्वरा अपने हाथों को देखते हुए कहती है, दी मैं सेब काटने की कोशिश कर रही थी और चाकू सीधे हाथ पे चल गया। रूहान भी उसी वक्त पहुंच जाता है। श्रेष्ठा आगे बढ़ती उससे पहले रूहान स्वरा को खींचकर अपने कमरे में लेकर चला जाता है। श्रेष्ठा वहीं खड़ी रह जाती है। वहीं सभी रूहान की हरकत से हैरान थे। रूहान झटके से स्वरा को दीवार पर टिकाकर उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम क्या कोई बच्ची हो जो हर बार तुम्हें चोट लग जाती है? और ये बेवकूफ़ी वाली हरकत तुम करती ही क्यों हो? स्वरा एकदम से कहती है, तुम मुझे यहाँ डांटने के लिए लाए हो? स्वरा के ऐसे बोलते ही रूहान का ध्यान सीधे उसकी चोट पर जाता है। स्वरा का पूरा हाथ अब तक खून से भर चुका था। रूहान स्वरा को बेड पर बिठाता है। उसको बिठाते ही फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और स्वरा के हाथ को कॉटन से साफ करने लगता है। स्वरा बस उसे देखती रह जाती है। कुछ ही देर में रूहान स्वरा का बैंडेज कर देता है। इतना करते ही रूहान की नज़र स्वरा पर पड़ती है जो एकटक बस उसे ही देख रही थी। रूहान उसे देखकर कहता है, जंगल में मैं तुम्हारे एहसान से डूबा हुआ था और मुझे किसी के एहसान में जीना बिल्कुल पसंद नहीं। उस वक्त तुमने मेरी मदद की और अब मैंने कर दी, हिसाब बराबर। नाउ गेट आउट फ्रॉम हेयर। इतना बोलते ही रूहान उठकर स्वरा से मुंह फेर लेता है। स्वरा अपने हाथों की पट्टी को निकालकर फेंक देती है और कहती है, नहीं चाहिए तुम्हारा ये एहसान। इतना बोलते ही स्वरा चली जाती है। रूहान एक नज़र दरवाजे की तरफ देखता है, फिर उस पट्टी को जिस पर स्वरा का खून लगा था। रूहान फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, ये सब क्या हो रहा है? ये लड़की मुझे इतना इफेक्ट क्यों कर रही है? दूसरी तरफ अनुराग स्कूल के सामने कार रोककर बाहर खड़ा था। तभी अनु दौड़कर अनुराग से लिपट जाती है। अनुराग मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठाता है। अनु खुश होकर कहती है, आपको पता है आज तो मैंने सबकी बोलती बंद कर दी। सब कोई आपकी बस तारीफ कर रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं, तो मैंने भी कह दिया कि आखिर पापा किसके हैं। अनु की बात सुन अनुराग हंसने लगता है। तभी एक टीचर आती है और अनुराग को प्यार भरी नज़रों से देखते हुए कहती है, हाय सर, मैं अनु की टीचर हूँ। इतना बोलते हुए वो अपना हाथ बढ़ा देती है। अनुराग का ध्यान उसकी तरफ बिल्कुल नहीं था। वो पूरी तरह से उसे इग्नोर कर देता है। वो टीचर अनु को छूने के बहाने अनुराग के और करीब जाने लगती है। दूर खड़ी सपना ये सब देखकर जल भुन रही थी और वो गुस्से से उनकी तरफ बढ़ती है और सीधे उस टीचर के हाथ को पकड़कर खुद हाथ मिलाते हुए ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, हाय मैम, बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हुई। सपना के ऐसा करने से वो टीचर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो भी ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए चली जाती है। उसके जाते ही सपना घूर कर अनुराग को देखती है और एकदम से उस पर भड़कते हुए कहती है, वो आपके इतना करीब क्या कर रही थी? क्या आप उससे दूर नहीं हो सकते थे? इस पर अनुराग सूंघते हुए कहता है, अनु, तुम्हें कहीं जलने की बू आ रही है? अनु एक नज़र सपना को देखती है, फिर कहती है, हाँ पापा, मुझे तो बहुत ज़्यादा जलने की बू आ रही है। दोनों की बात सुन सपना नाराज़गी से कार के अंदर बैठ जाती है। अनु एक नज़र सपना को देखती है और अनुराग को देखते हुए कहती है, पापा, लगता है मम्मा बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अनुराग भी अनु की बात पर हामी भरते हुए कहता है, मुझे भी यही लगता है। अनुराग अनु को अपनी गोद में बिठाकर कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है।
अनुराग एक नज़र सपना को देखता है जो गुस्से से सामने की ओर देख रही थी। उसे ऐसे देख अनुराग कार स्टार्ट करता है। इधर प्रीत अब तक अर्जुन की गोद में सीने से लगी हुई सो रही थी और अर्जुन बस एक टक उसे देख रहा था। अर्जुन प्रीत के बालों को सहलाने लगता है। प्रीत अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। आंखें खुलते ही अर्जुन का चेहरा देखकर प्रीत के होंठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। अर्जुन झुककर प्रीत के माथे पर किस करके कहता है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? प्रीत मुस्कुराते हुए जवाब देती है, बहुत अच्छा। अर्जुन प्रीत के गालों पर हाथ रखकर कहता है, बस कुछ दिन और, उसके बाद तुम सिर्फ मेरी बाहों में होगी। एक पल के लिए भी मैं तुम्हें अपनी बाहों से जुदा नहीं होने दूंगा। प्रीत अर्जुन के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर कहती है, मैं जुदा होने की कोशिश भी नहीं करूंगी। उसके इतना बोलते ही किसी के गला साफ करने की आवाज़ आती है। प्रीत जल्दी से सामने देखती है तो ये प्रियंश था जो मुस्कुराते हुए दोनों को देख रहा था। प्रीत हड़बड़ाते हुए अर्जुन की गोद से उठने को होती है कि अर्जुन उसे और कसकर पकड़ लेता है। इस पर प्रीत अर्जुन से खुद को छुड़ाने का इशारा करती है पर अर्जुन ना में सिर हिला देता है। प्रीत लाचारी से उसे देखने लगती है। वहीं प्रियंश दोनों के पास आकर कहता है, जीजू कहीं आप शादी से पहले ही मुझे मामू बनाने की तैयारी तो नहीं कर रहे? प्रीत प्रियंश को घूर कर देखती है। वहीं अर्जुन हल्का हंसते हुए कहता है, मैं भी यही सोच रहा था कि शादी से पहले ही पापा बन जाऊं। प्रीत अर्जुन के सीने पर मारने लगती है तो अर्जुन हंसते हुए प्रीत के हाथों को पकड़ लेता है। प्रीत खुद को छुड़ाने लगती है। प्रियंश मुस्कुराते हुए कहता है, दी घर में कोई नहीं है, सब बाहर गए हैं और मैं भी बाहर जा रहा हूँ, बस यही बताने आया था। इतना बोलते ही प्रियंश चला जाता है। प्रीत अब अर्जुन को घूर कर देखने लगती है तो अर्जुन कहता है, ऐसे मत देखो जान, कहीं साले साहब की बात सच ना हो जाए। प्रीत की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। इधर एक अंधेरे कमरे में त्रेया की दर्द भरी आवाज़ गूंजती जा रही थी। वो खुद से ही कहती है, ये क्या कर दिया है मुझे, जो हर बार सांस लेते वक्त ही दर्द हो रहा है। इतना बोलते ही वो फिर से सांस लेती है तो उसकी दर्द भरी चीख निकल जाती है। तभी एक आदमी काले कपड़े से ढका हुआ अंदर आता है। उसे देखते ही त्रेया हैरानी से कहती है, तुम? वो आदमी अपनी खतरनाक आवाज़ में कहता है, सौरा कहाँ है? त्रेया घबराते हुए कहती है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। वो आदमी चलकर त्रेया के पास जाकर एक धारदार चक्कू उसकी गर्दन पर फेरते हुए कहता है, मेरी दीवानगी की परीक्षा मत लो वरना। कहते हुए वो त्रेया की गर्दन पर चक्कू से हल्का कट करता है। त्रेया, मैं सच में नहीं जानती कि सौरा कहाँ है। उसके इतना बोलते ही वो आदमी सीधा त्रेया की गर्दन में चाकू घुसा देता है। उसके ऐसा करते ही खून झरने के पानी की तरह बहते हुए बाहर आता है। वो आदमी चक्कू को छोड़कर कहता है, कहा था कि परीक्षा मत लो, मेरी दीवानगी तुम्हें राख कर देगी। मैं दीवाना हूँ इस हद तक कि मैं अपनी हदें भूल जाता हूँ। कहते हुए वो अजीब तरह से मुस्कुराता है। वहीं अनुराग एक खाली सी जगह पर कार को रोकता है और अनु को देखते हुए कहता है, अनु मुझे तुम्हारी मम्मा को सॉरी बोलना है तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो। अनु जल्दी से सिर हिलाते हुए कहती है, ओके पापा। सपना अब भी गुस्से से सामने की तरफ ही देख रही थी। अनुराग सपना की तरफ झुककर उसके गाल पर किस कर देता है। सपना की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो घूमकर अनुराग को देखती है। तभी अनु कहती है, पापा मम्मा के लिप्स पर किस कीजिए, गाल पर किस करने से नहीं मानेगी। सपना हैरानी से अनु को देखती है। अनुराग अनु को देखता है जिसने अपने चेहरे को अपने छोटे छोटे हाथों से ढका हुआ था, पर वो ढकी ऐसी थी कि सब कुछ उसे दिख रहा था। अनुराग हंसते हुए अनु के गाल पर किस करता है। वहीं सपना दोनों को घूर कर देखते हुए अनुराग से कहती है, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा ही अनु को बिगाड़ रहे हैं? इस पर अनुराग कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी बिगाड़ दूंगा। इतना बोलते ही अनुराग सपना को देखकर आई विंक कर देता है। इस पर सपना बस सिर हिला देती है। रात के वक्त काव्या अपने पैरों पर चलकर इतनी खुश थी कि वो एक पल भी नहीं बैठ रही थी। आदित्य आज ऑफिस नहीं गया था, इसीलिए सारा काम अपने कमरे में बैठकर ही कर रहा था। काव्या डिनर के बाद सीधे बेड पर जाकर लेट जाती है। उसे देखकर आदित्य लैपटॉप बंद करके उसके पास जाता है और बेड पर बैठकर काव्या के पैरों को अपनी गोद में रखकर उस पर दवाई लगाने लगता है। काव्या आंखें खोलकर देखते हुए कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? इस पर आदित्य जवाब देता है, सौरभ को धमकी देने से तुम्हारे पैर ठीक नहीं हो जाएंगे। काव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। आदित्य काव्या के पैरों को बेड पर रखता है, फिर बाथरूम चला जाता है। कुछ ही देर में आदित्य वॉशरूम से बाहर आता है, फिर बेड पर लेट जाता है। काव्या भी लेट जाती है और आदित्य के सीने पर हाथ रख लेती है।
आदित्य काव्या के हाथ को पकड़कर कहता है, वाइफी, अगर मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया तो तुम क्या करोगी? इतना बोलते ही आदित्य काव्या को देखने लगता है, जिसके चेहरे पर अजीब सा डर दिखने लगा था। काव्या का शरीर फिर एक बार कांपने लगता है। उसके चेहरे पर पसीना और आंसू एक साथ दिखने लगते हैं। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर आदित्य सीधा उसके ऊपर आ जाता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, वाई वाइफी, वाई कांट यू ट्रस्ट मी? क्या तुम मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है, या फिर इस रिश्ते पर भरोसा नहीं है, या तुम्हें उस किस्मत पर भरोसा नहीं है जिसने खुद हमें मिलाया? कब तक तुम ऐसे अपने डर के साए में जीती रहोगी? हर बार तुम मुझे कमज़ोर बना देती हो। वो काव्या कहाँ चली गई जिसे मैं 2 साल पहले मिला था? वो बिना डरे सहमे जिया करती थी, जो हमेशा दूसरों को डरा कर रखती थी। कहाँ चली गई वो काव्या? काव्या जोर से आदित्य को धक्का देती है और चिल्लाते हुए कहती है, मर चुकी है वो काव्या। टू बी कंटिन्यूड।